सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है। क्या सोशल मीडिया में हिंदू समाज सेवी लोगों को टारगेट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। पहली बात कहा जाए कि अगर आपको सोशल मीडिया ट्रोल किया जाता है, ट्रोल की बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया में कभी-कभी कमेंट्स में पढ़ता हूँ। नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, उस पे आपका क्या राय है? मुझे ज्यादा पॉजिटिव कमेंट आता है। नेगेटिव कमेंट की संख्या 10% कह सकते हैं 100% में 10% है, और 10% निगेटिव कमेंट करने वाले ये विशेष समुदाय के वैसे लोग हैं जिनकी शिक्षा मदरसे में हुई है। अच्छा। मदरसे में पढ़ करके जिन्हें बतलाया गया कि काफिरों को खत्म करना है, वैसे वैसे नीति रखने वाले लोग जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, वैसे वैसे लोग हमारे नेगेटिव कमेंट, वो कॉल्ड हिंदू जो है जिन्हें विशेष समुदाय मदरसा छाप से बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम है, वैसे वैसे लोग भी भाईचारगी दिखलाने के लिए अपने रिजवान को और अपने एजाज को खुश करने के लिए अमन कुमार को कमेंट कर देते हैं। समझ गए बात को ना? वो भाईचारगी दिखलाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है समय सबका आएगा, जिसका नहीं कटा है उसका भी कटेगा। बिल्कुल, यदि तुम इस प्रकार के धोखाधड़ी में फंसे, फालतू के भाईचारगी में फंसोगे, तो एक दिन तुम चारा 110% बनोगे। आप हमेशा विशेष समुदाय के लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो? मैं विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट नहीं करता। मैं विशेष समुदाय में जो विशेष है, अच्छा, विशेष समुदाय में जो विशेष हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं, जो फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले लोग हैं, जो ओवैसी के गलत सलत बयान का समर्थन देने वाले लोग हैं, जो इस भारत में रह करके भारत माता की जय नहीं बोलते वाले लोग हैं, जो श्री राम के आदर्श पे चलने वाले लोग नहीं है, वैसे वैसे लोग को मैं टारगेट करता हूँ 110%। क्या हिंदू समाज को और एक्टिव होने की जरूरत है? हिंदू समाज को और नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। हिंदू समाज, बहुत जगह आपने ये पढ़ा होगा कि करण के बाद कोई ज्यादा गहरी निद्रा में कोई सोया हुआ तो हिंदू समाज ही सोया हुआ। अच्छा, ठीक है भैया। ओके। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से सब कुछ बदलता है? सोशल मीडिया में ताकत तो बहुत है, बहुत बदलाव होता है। सोशल मीडिया का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप खुद को भी बदलने की जरूरत होती है। सोशल मीडिया तक ही केवल सीमित मत रहो। मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया से बस ये हो सकता है कि आप जो सूचना को जारी कर रहे हैं लोगों तक पहुंच जा रहा है, बस उसका वही मतलब है। आपके विचार लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे आप बनिएगा हीरो और ग्राउंड पे रहिएगा जीरो। इसलिए हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, वो सोशल मीडिया में दिखता है, लोगों तक पहुंचता है। जमीनी स्तर में आपको हीरो बनना पड़ेगा। सोशल मीडिया में रियल हीरो बनने से कोई फायदा। क्या हिंदुओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, मैंने पहले भी जवाब दिया। 110% लड़ना पड़ेगा। नहीं आप लड़िएगा, कल के डेट में फिर बोलेगा कि हमको फिर एगो पाकिस्तान चाहिए। सड़क पे उतरना पड़ेगा सभी को। उतरना पड़ेगा इन द सेंस, कहना मतलब सड़क पे आप तब उतरिए जब आप अपने हक के लिए आप आंदोलन करके उतरिए ना सड़क पर, संवैधानिक तरीके से उतरिए। बाबा साहब ने आपको ये हक दिया है, बिल्कुल उतरिए। कुछ मजेदार बातें करते हैं, कुछ रैपिड फायर हो जाए आपके साथ। अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? हमको एक दिन के लिए आप सीएम बना दीजिएगा, झारखंड का सीएम बना दीजिएगा। हाँ, झारखंड का सीएम आपको बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव लाना चाहोगे? मुझे झारखंड का सीएम आप एक दिन के लिए बना दीजिएगा तो एक दिन में ये बदलाव को देखने में मिलेगा, मतलब कि त्राहिमाम करेगा। जो विशेष लोग हैं, अच्छा, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, हाँ, एक दिन में कहिए कि त्राहिमाम मचा देंगे। मतलब आपका टारगेट है कि वो लोग का पूरा विशेष नीति रख करके और जिहादी मानसिकता के साथ झारखंड को तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम तबाह कर देंगे अगर एक दिन का भी सीएम अगर बन गया। पहला स्टेप आपका वही रहेगा 110%, क्योंकि झारखंड को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहला स्टेप है मेरा। दूसरी बात कि झारखंड में गौ तस्करी चरम सीमा पर है। उस गौ तस्करी को एक दिन के लिए ही सही, लेकिन उसका जो मास्टरमाइंड है, जो गौ तस्करी कराते हैं, उस पर पाबंदी लगेगी, सबसे बड़ी चीज। और तीसरा, ये कानून पारित हो जाएगा झारखंड में, ये जो यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो झारखंड के रह रहे, जो खुद को झारखंडी बोल रहे हैं, अगर आप झारखंड के वोटर्स हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारा झारखंड है। सही बात है। झारखंड में अश्लीलता नहीं चलेगा। जिस प्रकार का फूहड़पन आपको बिहार में देखने को मिलता है, गाना में, ये सब चीजों में, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे एक भारी जुर्माना लगेगा, क्योंकि झारखंड की अस्मिता देखिए अभी तक बहुत हद तक सही चल रहा है, लेकिन अभी बिगड़ रहा है। तो ये सब चीज पे ये ठीक करना जरूरी है। झारखंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? झारखंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और ये विस्थापितों का जो ये हक है वो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, गांव के गांव आप उजाड़ दे रहे हैं, पूरा गांव की तरह आप उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका घर तोड़ दे रहे हैं, उनकी जमीनें आप छीन ले रहे हैं, और उनको दे क्या रहे हैं आप? कटोरी में भीख कि जैसा उसे प्रति एकड़ आप
16 लाख रुपया, 17 लाख रुपया या 20 लाख रुपया आप दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं आप? उनके सपनों को आप चकनाचूर कर दे रहे हैं। आप शिक्षा दीजिए ना झारखंड में, जितने भी सरकारी विद्यालय है उसको आप डीपीएस स्कूल जैसा बनाइए, बड़े इंटरनेशनल स्कूल जैसा बनाइए। आप शिक्षा दीजिए, आप फ्री में 2500 रुपया मत दीजिए। सही बात है। आप शिक्षा दीजिए ना, शिक्षित कीजिए ना लोगों को। देखिए खुद रोजगार भी ढूंढ लेंगे, खुद मजबूत भी हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। गरीब है, अपनी माँ का इलाज कराने के लिए परेशान है, अस्पताल सरकारी अस्पताल जा रहा है, उसकी माँ का, उसकी बहन का, उसके परिवार का इलाज नहीं हो पा रहा है, उनका इलाज बढ़िया से कर दीजिए। जो विस्थापितों का जो आप हक मार रहे हैं उनका आप हक दे दीजिए। झारखंड की ये 3 मूल समस्या है। अगर आपको किसी एक नेता से आपको कुछ सवाल करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या पूछना चाहोगे? मैं पूछूंगा, ओबीसी से मैं पूछूंगा। हाँ। ओबीसी से मैं यही बात पूछूंगा, तुम्हें इतना पाकिस्तान प्रेम क्यों? अच्छा। हैदराबाद के नेताजी हैं जो कि विश्व समुदाय के लोग को बुलाने का काम करते हैं, उनसे मेरा यही सवाल होगा कि तुम्हारे अंदर इतना पाकिस्तान प्रेम, इतना फिलिस्तीन प्रेम, इतना इस्लामिक देश का प्रेम क्यों पनपता है? ये सवाल उनसे हमारा होगा। अच्छा। अगर आपको एक दिन के लिए मोदी जी के साथ रहने के लिए मौका मिले तो आप क्या करोगे? हम एक दिन के लिए मोदी जी के साथ रहेंगे तो हम अपना सौभाग्य माने कि इतने अच्छे राजनीतिज्ञ, इतने अच्छे राष्ट्रभक्त, इतने अच्छे देश के बेटे के साथ रहना एक सौभाग्य की बात है। और एक दिन रहूंगा, कुछ सीखूंगा। सीखने का तो बात है कि बहुत कुछ सीखेगा ये आदमी, लेकिन मैं उनके कान में हमेशा मैं यही डालते रहूंगा, मोदी जी कुछ ऐसा व्यवस्था लाइए, कुछ ऐसा मतलब कि आप सेटिंग कीजिए सिस्टम में, ऐसा कुछ लाइए कि जहां गौ हत्या एकदम बंद हो जाए इस भारत में। हाँ। जहां हमारा ये जो देश है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इन 2 बातों को लेकर के मैं किसी प्रकार से अगर हो जाए उनसे, अगर उनके अंदर का चीज हो तो मैं इसके लिए कन्विंस करूंगा उन्हें। मैं होप एक दिन आपको जरूर एक मौका मिले। श्री राम जाने। उस रात जब जेल गए थे आप, जिस दिन आपको अरेस्ट किया गया था, उस सीन को हम फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं। वहाँ का कैसा माहौल था? आपको कितना टाइम तक रखा गया और आपको कैसा ट्रीटमेंट मिला? जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई थी, सेकेंड बार रात को गिरफ्तारी सेकेंड बार हुई थी महुदी गांव में। मैं वहाँ पे आंदोलन में मैं बैठा हुआ था। वहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण मुझे आकर के बोले कि भैया सो आप कुछ देर के चले जाइए, बाकी पुलिस आएगी, सब आंदोलन खत्म कर देगी जिला प्रशासन, और बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, आप चले जाइए। तो हम बोले कि भाई हम तो जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ हैं और यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। वहां पे रहे भी पुलिस प्रशासन, वहां पे आई, बड़े बड़े अधिकारी आए, वो बोले कि आप लोग रास्ता जाम करके ये कर रहे हैं। हमने बोला कि भाई रास्ता कहाँ जाम किए, ये तो भाई रैयती जमीन पर, रैयती जमीन है, वहां पे हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपके पास कोई परमिशन नहीं है इस प्रकार का हनुमान चालीसा पढ़ने का, इस प्रकार का आंदोलन करने का। हम बोले आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो ठीक है, अब आपको गिरफ्तार किया जाता है। एकदम कहिए कि इलॉजिक, मतलब कि कोई लॉजिक नहीं है इसमें। मैं बोला भी कि जो इमरजेंसी की बात कही जाती है, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी इस देश में लगा था, वो इमरजेंसी ही था जो मोदी में झारखंड में लगा। इमरजेंसी था मतलब कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी हम आपको गिरफ्तार करते हैं। ले गए उठा करके, मुझे लगा कि होम अरेस्ट करेंगे, 1 दिन या 2 दिन रखेंगे फिर छोड़ देंगे, लेकिन मुझे थाने में रात भर बिठाया गया। सुबह में फर्जी केस मेरे सामने तैयार किया गया। सुबह बड़े अधिकारी वहां बैठे हुए थे, अरे ऐसा नहीं वैसा लिखो, अरे ऐसा नहीं वैसा लिखो, मतलब कि केस को स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। आपको और दबाया जा रहा था। दबाया क्या जा रहा, दबाया नहीं है तो केस वो अपना केस को लिख रहे थे। हिम्मत किसी का नहीं था कि हमारे पास आकर के बात करें। हम तो बहुत बड़े बड़े मेरे सामने ला बात कराओ हमको, क्या फालतू, क्योंकि जानते थे कि गलती है, अमन की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, हम गलत में है, उसको फेस कैसे करेंगे। सबके अंदर लाज और शर्म होता है, लेकिन बेचारे सरकार के दबाव में थे, इसलिए कुछ करने। तो अब कुछ ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं, बस इसमें हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, कुछ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फायर राउंड लाइक, झारखंड में हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है, हाँ या फिर ना? क्या कुछ नेता बिके हुए हैं? बिल्कुल। कुछ क्या? बहुत। क्या झारखंड में हिंदू लीडरशिप की कमी है? बिल्कुल है कमी। क्या आपको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है? अब राम का काज करने वाले लोग हैं, बोल्ड लोग हैं। अब आप को ये पता होना चाहिए कि जंगल में रहना है और छाती टाइट करके रहना है, तो शेर बन के रहना पड़ेगा। मतलब आपको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है। इधर बनिएगा तो दूसरे आपको नोच खाएंगे, है ना? सही है। ये बिल्कुल अपना जो समाज है वो जहाँ रह रहे हैं, एक जंगल ही, और हम जैसे लोग हैं वो गिदड़ की भांति मुंह दावा करके रहने वाले लोग नहीं है। आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से, अपने राज से, अपने सनातन से कोई समझौता करने वाले लोग नहीं है, कोई कंप्रोमाइज करने वाले लोग नहीं है, कोई आंदोलन बेचने वाले लोग नहीं है। आंदोलनकारी लोग हैं, राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए आंदोलन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो आप इसका डट के सामना करोगे? बिल्कुल
करेंगे, सामना करेंगे। आप जेल एक बार भेजिए, 50 बार हमको जेल भेजिए, 1000 रुपए FIR आप हम पे कर दीजिए, हमको कुछ नहीं बनना बिगड़ना है। हम ऐसा ऐसा जेल देखे हुए हैं, ऐसा ऐसा FIR हम देखे हुए हैं, हम बड़का बड़का FIR देखे हुए हैं, अब बड़ा बड़ा कांड में हम जेल गए हुए हैं। जितना बार जेल भेजना है भेज दीजिए अमन कुमार को। अमन कुमार दबने वाला नहीं है। हम बोले हैं कि हमारे शरीर से रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, सांस की गति को रोक दी जाएगी, तभी आप अमन को रोक सकते हैं, नहीं तो अमन को रोकना संभव नहीं है। अब एक बहुत फटा सवाल है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था जिसमें आप नाले के पानी में लपेटे हुए दिख रहे थे। ये बात है बड़का का विधानसभा की बात थी। हाँ। और मैंने वहां के विकास को दिखलाया किस प्रकार से। देखिए, इतने सालों से एक परिवार 15 सालों से थी और ये स्थिति एक वहां के बीच चौक का है। क्या ये वीडियो प्लान किया गया था? नहीं, ये वीडियो प्लान वीडियो नहीं है, या फिर ये अचानक घटना हुई थी? हम उस रास्ते से जा रहे थे और अचानक मुझे वो चीज दिखा ये स्थिति है। मैंने कहा गाड़ी रोक। क्या ये सोशल मीडिया पे आपको फेम लाने के लिए किए थे आप? अमन कुमार बहुत फेमस है। फेम की आवश्यकता, सुनी बात को, अमन कुमार को वीडियोस पे व्यू के लिए और फेम के लिए वो करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आकर के बोल देंगे सोशल मीडिया में ना, अच्छा लाइक चल जाएगा, अच्छा व्यू चल जाएगा, वो वहां लेटने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो लेटने के पीछे रीजन क्या था? मैं तो बताया कि जो वहां का भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार को एक छोटा सा मैंने वहां पे एग्जाम्पल दिखलाया कि ये भ्रष्टाचार है। आप बड़का गांव के निवासी, आप अपने हक को नहीं समझ रहे हैं। एक नाले का पानी आप नाले में नहीं डाल पा रहे हैं, नाले का पानी आपके रोड में आ जा रहा है, तो आप कितने जागे हुए हैं? आप जागे हुए नहीं है। आप जिस चौक पे खड़ा होकर धंधा कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो सामने नाला का पानी रोड पर आपका है, आपको कुछ होश ही नहीं है। अब मैं जाके वहां दिखा तो सबका दिमाग आया, अरे सही बोलता है। तो फिर सोशल मीडिया पे इसका आपको प्रतिक्रिया तो मिला होगा, इसका रिएक्शन तो आपको देखने को मिला होगा, तो उसके क्या क्या था? पॉजिटिव, नेगेटिव? बहुत सारे नेगेटिव भी थे। निगेटिव बोले तो कि आप का संख्या बहुत कम, निगेटिव का संख्या बहुत कम। आप किसी चीज का आकलन कीजिएगा तो एक एवरेज निकालिएगा ना, एवरेज निकालिएगा ना, उस पे बहुत लोगों ने ये तारीफ कर सही किया, सही बतला। यही स्थिति वहां की है। बहुत लोग, आप आज हमारे सोशल मीडिया जाकर अगर कमेंट को आप देख लीजिएगा, या जितने भी लोगों ने बीजेपी की IT सेल ने अपने ऑफिशियल पेज से डाला था, बहुत लोगों ने डाला था, तो आप पढ़ लीजिए कमेंट, आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो के बाद आप पे कोई कार्रवाई हुई थी? क्यों कार्रवाई होगी? नहीं। आप बताइए कि आप सही चीज को दिखलाएगा, कार्रवाई क्यों करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं। क्या आपको लगता है कि आपको जानबूझकर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की गई थी? कौन एग्जाम्पल हमको बनाएगा? कि ताकि दूसरे लोग डर जाए। अच्छा, आपका ये सेंस कहना कि मुझे जेल में डाल करके इतना परेशान करके एग्जाम्पल बनाने का कोशिश किया कि ज्यादा हिंदू करोगे तो तुमको फिर जगह लगा देंगे जेल को रिलेटेड। हाँ, ये तो खैर होता ही है, ये किया ही जाता है कि आगे कोई लोग ऐसा काम ना करे, आगे कोई इतना प्रखर हिंदूवादी नेता ना हो। क्यों, देखिए मैं तो जानता हूँ, मैं राम भक्त हूँ। अब नेता, हिंदूवादी नेता हमको कौन बना दिया? जिला प्रशासन। FIR में ये लिखा गया कि हिंदू नेता अमन कुमार। नेता तो हिंदू नेता तो हमको जिला प्रशासन बनाया है। हम हिंदू नेता थोड़ी थे, हम तो राम जी के भक्त थे। हम राम जी के भक्त हैं, हम हिंदू नेता नहीं है। लेकिन हिंदू नेता जिला प्रशासन ने बनाया है, और जब बना दिया तो हम हैं हिंदू नेता। खुल के हिंदुओं की बात करेंगे, खुल के हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे, खुल करके हिंदुओं के लिए सीना टाइट करके बोलेंगे, गोली चलाना है तो गोली चलाइए साहब, लेकिन ये सीना और ये सर कभी भी आपके चरणों पे या वैसे नेताओं के चरणों पे नहीं झुकेगा, जहां पर जाकर के हिंदुओं के आंदोलन को बेचने का काम किया जाएगा, उनके जज्बातों को बेचने का काम किया जाएगा। हमारे लिए हिंदू फर्स्ट। क्या आपको जेल में बड़े नेताओं का समर्थन मिला था, गुप्त समर्थन, जो किसी को पता ना हो? ये बता सकते हैं? हाँ, जेल में ऐसे लोगों का समर्थन मुझे मिला, ऐसे मतलब जिन्हें मैं कभी जानता नहीं हूँ, पता नहीं कैसे। बोला ना कि बजरंग बली, दूसरी बात तो बजरंग बली साथ में जल गए थे। और पहली बात तो खैर मैं अकेले गया था, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम हमारे साथ थे, उनका आशीर्वाद साथ में था, जिसके वजह से बहुत से लोगों का समर्थन मिला। और बड़ा नेता छोटा नेता किसको कहते हैं हम तो नहीं जानते हैं, हम तो सिर्फ जानते हैं नेता। हम नेता होता है धोखेबाज, सच्चाई है। नेता धोखेबाज होता है, नेता को अपना कुर्सी चाहिए, नेता को आपके सेंटीमेंट से कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या सेंटीमेंट है क्या है नहीं है, उसको अपनी कुर्सी बचानी है। जो भी नेता हो, मैं पर्टिकुलर किसी नेता को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, पक्ष हो विपक्ष हो जो भी हो, विपक्ष भी बोलता है आपके साथ है, पक्ष भी बोलता है आपके साथ। कि जो वर्तमान विधायिका थी
वो भी हमारे पास में आई, सुश्री अम्बा प्रसाद जी। वो भी आकर के बोली कि ये हमारी कोई गलती नहीं, मैंने बतलाया था, ये मीडिया में मैं लोगों को बतलाया था। और बहुत तरह का बात की, रोई, बहुत देर तक रोई, आंसू निकाली, तुम ही विधायक बनो, हम विधायक नहीं बनेंगे, बहुत कुछ, बहुत तरह की बात। आपसे अम्बा प्रसाद पर्सनली मिले थे? पर्सनली जेल में आके मिली थी, जेल में आके पर्सनली मिली थी। मुझे जानकारी नहीं था कि वो मिलने आए, मतलब मिलता ही नहीं। अगर आने वाले कल में आपको देश छोड़कर जाने की धमकी मिले तो आप क्या करोगे? जो धमकी देगा उसी को देश से बाहर भगाएंगे। करना क्या है, बहुत सही है। हमारा देश है, हमको कौन इस देश से भगाएगा? जो भगाने आएगा उसी को ना भगाएंगे। क्या आपको ऑफ रिकॉर्ड किसी नेता ने कहा कि हमें हिंदू की चिंता है लेकिन मजबूरी में चुप है? बहुत से ऐसे नेता ने कहा, बहुत से नेता ने कहा कि मुझे आपका बहुत चिंता होता है, हिंदू लोगों का, पूरे सनातन समाज का चिंता होता है, लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन मजबूर है, हमारी सरकार नहीं। हाँ, वही तो मैं कहा कि फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा तक ही तो सीमित है नेता हमारे, ट्वीट करके सो जाता, दमदार नेता का आवश्यकता है। क्या कभी आपको ऐसा ऑफर मिला है कि ये हिंदू एक्टिविज्म छोड़ दो, आपकी सारी तकलीफ दूर कर देंगे, कोई भी पर्सनली? देखिए क्या है ना कि हमारा छवि ऐसा है ना कि जो इस प्रकार का बात करने वाला 10 बार पहले सोचेगा किससे बात कि किससे बात हो रहा है, किससे बात करने जा रहा है। उसका हिम्मत नहीं जुटेगा कि अमन कुमार को जाकर के हम ये कहें कि तुम अब दलाली करना शुरू करो, हिंदुओं का दलाली करो, हिंदुओं के मान स्वाभिमान को बेच दो और हिंदुओं के विश्वास को बेच दो और हमारी तरफ आ जाओ और हम तुम्हें सब चीज से तुम्हें मुक्त कर देंगे, बहुत सारा फैसिलिटी देंगे, ये देंगे वो देंगे, ऐसे वैसे। हिम्मत नहीं होता है। हाँ। ये सही है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी की तरफ से हमें ऑफर है कि आप हमारी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कीजिए, हमारे पार्टी में आपका भविष्य अच्छा है। और ये सेकुलर पार्टी है, बड़े बड़े सेकुलर पार्टी है जिनकी तरफ से मुझे ऑफर है। और ये ऑफर है कि बड़े नेता, बड़े कद्दावर नेता बहुत मान सम्मान के साथ में आपको बुलाते हैं, संख्या के साथ में आपका ज्वाइनिंग करवाएंगे झारखंड में, आप हमारे पार्टी में आ जाइए। लेकिन विचारधारा होती है ना, जहाँ विचारधारा अपना मेल नहीं खाता वहां पे काम नहीं हो पाएगा ना। सही बात है। अगर आपको दोबारा गिरफ्तार किया जाए और इस बार जमानत ना मिले तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? जमानत क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिले तो आपकी अगली पेट में बच्चा, हाँ, जेल में बंदा ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। अच्छा, बाहर तो आना ही आना है, समय जो लगेगा। और सही काम कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे हैं ना, कितना झूठ केस कर लीजिएगा, बाहर तो आना है। क्या आपकी जासूसी हो रही है? रेकी होती है। मैं अभी अपने पेज का नंबर को आपके सामने ऑन कर दूंगा तभी कॉल आने लगेंगे कि तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा, 6 इंच छोटा करेंगे, 10 इंच काटेंगे, 15 बार टुकड़ा करेंगे, वो करेंगे, धमकियां आते रहती है। मतलब आपको महसूस होते रहता है कि आप धमकी देता है कि मारेंगे तुमको, आप पे नजर रखा जाता है। बिल्कुल रेकी होता है। मैंने कितने बार कंप्लेन भी थाना में किया है, लेकिन कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, सॉल्यूशन नहीं है। अब बस बजरंग बली है, उनको विश्वास है जब यमराज बुलाएंगे तो चले जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक नाम लेना हो, झारखंड में हिंदू विरोधी माहौल के लिए कौन सबसे बड़ा जिम्मेदार है? हिंदू विरोधी के लिए जिम्मेदार है, कोई एक नाम लेना हो, क्या बताना चाहोगे आप? पर्टिकुलर आदमी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं इससे बचना चाहूंगा क्योंकि ये चीज किसी एक के बस की बात नहीं है। हाँ, ये गिरोह, मोटा बड़ा गिरोह करता है काम, और जिसमें जो नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं। देखिए पॉलिटिकल लोग को ज्यादा मतलब नहीं होता है, पॉलिटिकल लोग को होता है कि उनका धंधा व्यवसाय चलता रहना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल लोग जो उनको बैकअप देते हैं, जो उनके साथ धंधा करते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं और जो बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, वो इस प्रकार की एक्टिविटीज कराते हैं झारखंड में और हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जाए। क्या आपको लगता है कि हिंदू युवाओं के पास सब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, लड़ो या फिर चुपचाप सहो? हिंदुओं के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, लड़ो, संघर्ष करो। लड़ो नहीं, संघर्ष करो, अपने हक की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ो, संवैधानिक तरीके से लड़ो। हम लड़ने का मतलब कभी किसी को नहीं बोलते तलवार उठा लेना है, बिल्कुल नहीं। संविधान आपको इतनी शक्ति देती है कि आप संवैधानिक तरीके से लड़िएगा तो अच्छों का आपको हिसाब में ला दीजिएगा। संवैधानिक तरीके से लड़िए और जोरदार लड़ाई लड़िए। अमन भैया, जो आपने आज बात की है वो बहुत लोगों को सोचने पे मजबूर करेगी, लेकिन असली सवाल अब ये है कि लोग केवल सोचेंगे या कुछ करेंगे भी? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज
हमारा सनातन समाज रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त है। उसे अच्छे कपड़े चाहिए, उसे अच्छा मकान चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसका सब कुछ बढ़िया चलता रहना चाहिए। ये नहीं सोचते हैं कि कल की डेट में अगर आफत आई तो फिर क्या होगा। सोचते क्यों आएगा, सही बात नहीं है। दूसरा कोई हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने दो ना, हमको क्या मतलब पड़ा है। दूसरा का बेटा छत्रपति शिवाजी बनते देखना चाहते हैं, दूसरे के बेटे को ये लोग देना चाहते हैं कि भगत सिंह बन जाए, लेकिन खुद के बच्चे को भगत सिंह नहीं बनाते हैं, खुद के बच्चे को छत्रपति शिवाजी बनता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो सोचते दाल रोटी चल रहा है, सही है। लेकिन वैसे वैसे हिंदुओं को समझना पड़ेगा। आप स्थिति देखिए, किसी की बहन बेटी के साथ आप देख रहे हैं कि लव जिहाद की वो शिकार हुई है, तो कल आपके घर में भी बेटी है। कल जब आप आज उसका आप साथ नहीं दीजिएगा, कल आपकी बेटी को अगर फंसा किस प्रकार का काम करेगा तो कहाँ जाइएगा। आप रोइएगा, उस समय बोलेगा साला सही बात है, उस समय हम देखते थे कुछ बोलते नहीं थे, आज देखो मेरे घर में घटना घट गया। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया, बोला गया कि या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ और नहीं तो अपना धर्म बदल लो। हाँ। और जवान बहन बेटी को छोड़ के जाओ। तो ये स्थिति कहीं भी हो सकती है। अगर आप नहीं जागे हुए, नहीं मजबूत है, नहीं आप चीजों को बढ़िया से ले रहे हैं, तो आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि खूब बेहतर कमाइए, खूब कुछ कर दीजिए। अगर आप पैसा कमा के लैम्बोर्गिनी खरीद लिए हैं और कल के डेट में आपका मकान और लैम्बोर्गिनी लूट के ले चल जाएगा तो क्या कीजिएगा। सही बात बोले। देखा ना बांग्लादेश की क्या स्थिति हुई। बहुत से सेकुलर हिंदू भी वहां पे थे, जिनके अंदर में वहां के जो विशेष समुदाय के लोग काम करते थे, लेकिन हुआ क्या, वही लोग उनका घर मकान प्रॉपर्टी छीन लिए, उन्हें भगा दिए। इसलिए समझना पड़ेगा, मैं किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं कर रहा हूं, विशेष समुदाय में विशेष लोग को मैं टारगेट करता हूं जिनकी मनसा गंदी होती है, जिनका नीति गंदा होता है। हम तो वो लोग हैं, तारीफ करने वाले लोग हैं, वैसा बनने वाले लोग हैं कि हमारे घर से भी कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बच्चा निकले, उतना पढ़ा लिखा, उतना बढ़िया होनार राष्ट्रभक्त निकले। लेकिन हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे अफजल गुरु निकले हमारे घर से, कभी नहीं चाहेंगे ये चीज। तो मैं यही बात भी समुदाय के लोगों को कहना चाहता हूं, आप सीखिए ना इनसे, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीखिए, वैसे राष्ट्रभक्त बनिए। आप आपने पिछली बार 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इसके पीछे क्या रणनीति थी? आप अचानक से चुनाव के मैदान में आ गए। मेरी बात यही था कि करीब करीब अपना टिकट कंफर्म था, भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट बड़का गांव से मिलने वाला था। टिकट बीजेपी से आपको टिकट मिलने वाला था? बिल्कुल मिलने वाला था। बात हमारी चल रही थी, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी को अगर सीट जाती बड़का गांव का हाँ कैंडिडेट को, तो वो टिकट आपको मिलेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आंसू के जो कार्यकर्ता थे उनको भाजपा में शामिल कर लिया गया और टिकट मेरा कट। ये अचानक हुआ, ये अचानक हो गया। चलिए कोई नहीं, सब राजनीतिक बात है, पॉलिटिकल बात है। लेकिन वहाँ के जो वर्तमान विधायिका हैं, उनके पिताजी ने कुछ ऐसा बात कह दिया जिसको हम ईगो से ले लिए। वर्तमान विधायिका या फिर उस समय की वर्तमान विधायिका जो थी, अभी पूर्व विधायिका, उस समय की वर्तमान विधायिका जो थी, उनके पिताजी ने कुछ ऐसा बात कर दिया था कि अमन कुमार को घाघरा डैम में डाल देंगे, ये करेंगे। ये सब कुछ धमकियां आई थी। दिखा उनका वीडियो है, उन्होंने कहा था, योगेंद्र साहू जी ने कहा था कि अगर अमन कुमार चढ़ के दिखाए बड़का गांव, उसको घाघरा डैम में डालेंगे। तो मैं बोला कि चलो भाई, बड़का गांव में उतर ही जाते हैं, कौन डैम में डालोगे देख लेते हैं। ओके ये मुख्य कारण था। ईगो में इस बात को मैं ले लिया। तो चुनाव में नहीं लड़ता, टिकट नहीं दी थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करता, सब कुछ करता, लेकिन उसका जो ये बात था ना, और दूसरा बात मैं देखा कि जो भाजपा के नहीं है, जो नेता आसू पार्टी के हैं, उनको टिकट दे दिया गया है, और मुझे नहीं तो तकलीफ तो लगता है। मैं चाहूंगा इस चीज को उनके सामने जरूर रखूं, अगर यदि मेरा उनसे कभी बात हो तो रखिए। उनका तो वीडियो हमारे पास में है, और गाँव के लोगों ने जवाब दिया, लाठी डंडा के साथ जवाब दिया कि अमन भैया के साथ है, छू के दिखाओ तो बताते हैं। वो वीडियो पड़ा हुआ है। ओके, ये झारखंड में इरफान अंसारी जो हमारे झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर हैं, हाल फिलहाल में वो गुटखा पे बैन लगा दिए थे, लेकिन हम हर जगह देखते हैं गुटखा का बैनर लगा पड़ा है, कहीं गुटखा लोग खा ही रहे हैं, लेकिन सारा कुछ चल ही रहा है, बैनर तो हम हर जगह देख रहे हैं। इसका क्या मतलब ही नहीं है कि हमारे इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री है, माननीय मंत्री जी का
स्वास्थ्य व्यवस्था जहाँ चलता है, सरकारी अस्पताल जाइए, वहाँ आपको इतना इतना गुटखा थूका हुआ मिलेगा। सही बात है, सारा जगह गुटखा थूका हुआ मिलेगा। तो गुटखा पे प्रतिबंध नहीं है। अगर गुटखा पे प्रतिबंध लगाने का सोच रहे हैं अच्छी बात, लगना चाहिए, गलत चीज है, समझ आपको ना। लेकिन होगा क्या होगा? 5 रुपया गुटखा बेचेगा 8 रुपया में। हाँ, बस 20 रुपया का रजनीगंधा बेचेगा 25। बस रेट बढ़ जाएगा, कुछ होने का तो रहा नहीं। अब देखिए, इरफान अंसारी जी को तो मैंने कहा कि बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं हर जगह, आप गुटखा प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो गुटखा पे बाद में प्रतिबंध लगाइए, पहले पोस्टर पे बैन लगाइए, पहले आप हलाला पे प्रतिबंध लगाइए ना। हाँ, आप हलाला पे प्रतिबंध लगाइए, इससे बहन बेटी सुरक्षित महसूस होगी। सही बात ये बोले। नहीं होगा ना कि कोई उसको तलाक करके छोड़ दिया है, उसका फिर उसको शादी करना है अब किसी से, तो उसको फिर अपने रिश्तेदार किसी के साथ हलाला कराना पड़ रहा है। हलाला बहुत ही खराब चीज है ना। खराब चीज है भाई। हमको नेट पर देख, हमरा पता नहीं, हमरा तो उस पंथ के हम लोग सनातनी भाई, हम लोग क्या पता। हाँ, लेकिन इस रिलेटेड तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी सर्च किया था। जितने भी न्यूज में मैं देखता हूँ, जो हमारी मुस्लिम बहन है जो रोती है, कपसती है, बोलती है मुझे हलाला कराना पड़ा, मुझे अपने ससुर के साथ, कभी देवर के साथ, अपने बेटे के साथ, क्या क्या नहीं, ऐसा वीडियो तमाम यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो ये सब कुरीति है, इस कुरीति को बंद होना चाहिए, इस पे उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे वो डॉक्टर है, डॉक्टर इरफान अंसारी, वो डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, उनको इस प्रकार का हलाला पे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि हलाला नहीं होना चाहिए। ये चीज पे प्रतिबंध इरफान अंसारी जी लगाएं। और ये कलावा पनते इरफान अंसारी जी दिखाते हैं हर जगह, देखो कलावा पनते हैं, ये झूठा कलावा। ये हम भी शिवलिंग में दूध चढ़ाने के लिए जाते हैं, हम भी पूजा करते हैं और हम कलावा पहनते हैं, वो झूठी। ये इरफान अंसारी जी बोलते हैं। और ये वही इरफान अंसारी जी हैं जो गलत स्टेटमेंट दे करके विशेष समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर, उनको खत्म कर रहे हैं। प्रमोट कर दे विशेष समुदाय के लोग को, उसको बढ़िया स्वास्थ्य का व्यवस्था देते उनको। आप देखिए ना, आप डॉक्टर का लाइन में जाइए, जाके देखिए कितने बच्चे इनके होते हैं, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, है ना। तो डॉक्टर के पास ज्यादा लाइन कौन लगाता है? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। आप इनका व्यवस्था बढ़िया कर दीजिए, आप सदर अस्पताल में आप समझाइए कि 55-6 को पैदा मत करो, 1 बच्चा या 2 बच्चा रखो, जनसंख्या में नियंत्रण रखो। ये कहना चाहिए ना, पढ़े लिखे डॉक्टर है। ये कहां से भाई 7 को 8 को बच्चा रखेंगे? गलत है ना ये। लेकिन सब चीज पे होना चाहिए, इरफान अंसारी जी को अपना बयान देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री उनको जारी करना चाहिए कि आप 2 से ज्यादा रखिएगा तो आपको सरकारी सुख सुविधा नहीं मिलेगा, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी, ऐसा बयान उनका आना चाहिए। ये लेकिन सारे के साथ तो नहीं है, बहुत लोग समझदार भी हैं। जो समझदार है वो 1 या 2 रखते हैं, हाँ, और जो ना समझ है वो 12-15 करते हैं। आप इस तरह का हिंदू हमेशा करते रहते हैं, जेल जाते रहते हैं। घर वालों ने आपको कभी इस बारे में रोका नहीं? डर नहीं लगता आपको? घर वाले हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज को लेके? देखिए, हम जो काम करते हैं सही काम करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। अगर हम गलत काम करते होते, शराब का सेवन करते होते, हम किसी बहन बेटी को छेड़ते होते हैं, है ना, बदमाशी गुंडागर्दी करते होते, तो घर वाले जरूर रोकते हैं। हमारे घर के लोग जो है वो समझदार लोग हैं, समझते हैं बात को, ये काम गलत नहीं कर रहा, काम सही कर रहा है। तो घर वालों को डर भी तो लगता होगा आपके, जानते कि मानेगा नहीं ना, इसको रोकने से क्या फायदा है? अच्छा, गलत कर नहीं रहा है और समझाएंगे, समझने वाला है नहीं, क्या कि अमन कुमार गलत बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कितना भी इसको रोकेंगे मानेगा नहीं, इसीलिए कुछ बोलते नहीं है, ये भी कारण है। ठीक है, लेकिन घर वालों का समर्थन होता है, सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से सब बेहतर होता है। हाँ, तो भैया ये बताइए कि अधिकारी लोग इतने आखिर सख्त क्यों होते हैं? मतलब हिंदू का कुछ भी हो सीधा जेल भेज दो, मतलब हमेशा क्यों इस तरह का किया जाता है? इतना सख्ती क्यों बरतते हैं हिंदू को लेके? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा जो होता है, जो सरकार होती है उसकी नीति पे काम ये करते हैं, उनका कुछ अपना नहीं चलता है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलते हैं। अब आप देख लीजिए कि एक अधिकारी झारखंड में भी है ना भाई, झारखंड में केस कर देते हैं, जेल भेज देते हैं, और एक अधिकारी आपके संभल में भी है, यूपी संभल में भी है, हाँ, जो कि खुल करके बोलते भी हैं, जो सही होता है वो बोल देते हैं, जिसको लेकर के भी हाल में बहुत
बवाल हुआ, उन्होंने कह दिया कि भाई ये शुक्रवार को जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो तो साल में कितने बार पढ़ते हैं। हाँ, और जो होली तो एक बार आता है, होली तो एक बार आती है, तो परेशानी है तो घर में रहिए, घर में रहिए, नहीं बाहर रहिएगा तो रंग पड़ेगा, तो परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ये अच्छी कदम थी। अच्छी कदम नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां की जो सरकार है बाबा जी का सरकार है, हाँ, और वो जो है वो सनातन के पक्षधर है, हाँ, लेकिन हाँ विशेष समुदाय के वो दुश्मन भी नहीं है। हाँ, नहीं है। सनातनियों ने हमेशा आपको शरण देने का काम किया है। जितने भी मुगल आक्रमणकर्ता हमारे देश में आए, वो जब वो लड़ाई जंग हारते थे तो भारत उन्हें शरण दिया जाता था, वो शरणार्थी बन के हमारे देश में रहे। हमारा सनातन जो है दूसरे को कहिए कि जगह दिया रहने का। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक हिंदू मोहल्ला है, उस हिंदू मोहल्ला में अगर कोई गोल्ड जालीदार टोपी पहना हुआ कोई चोरी करके अगर भाग रहा है, उसको दौड़ा रहा है मारने के लिए, हिंदू मोहल्ला है, चोर 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 चोर, हो सकता है उस मोहल्ला में लड़का को भागते भागते कोई हिंदू घर उसको बचा लेगा, अरे वो तो गलती क्या है, गलती चोरी किया होगा, इसको भी बचा लो, तो सब मारेगा इसको, वो बचा लेगा। लेकिन यदि आप हिंदू हैं और आपने कोई गलती किया या कुछ भी है, अगर आपको दौड़ा रहा है मारने के लिए और वो मुस्लिम का मोहल्ला है, विशेष समुदाय का मोहल्ला है, तो एक भी आपको नहीं बचाएगा। आप दौड़िएगा तो आगे से आपको पकड़ेगा, पकड़ के सब मिल के कूटेगा आपको, क्योंकि अंदर में वो भाव नहीं है जो भाई सनातनियों का है। सेवा समर्पण भाव वाले लोग हैं, इसलिए मंदिरों में हम लोग जब पूजा करते हैं तो कहते हैं सबका कल्याण हो, हम लोग सबके कल्याण की बात करते हैं। आप नहीं करते हैं? नहीं। आप जो अनाउंसमेंट करते हैं स्पीकर से, उससे आप बोलते हैं कि हमारा वाला विशेष जो है सबसे बेहतर है और हमारा वाला ही सबसे बेहतर है, उससे ज्यादा पूजनीय कोई नहीं है। हम ऐसा तो नहीं कहते हैं, नहीं कि आपका सबसे पूजनीय, तो ये क्या कहते हैं कि हमरे वाला काली है, हम क्यों सुने भाई इस बात को, हम क्यों सुने? आप कहिए कुछ कहना। अगर हम कहेंगे कि मेरे पापा जो है वैसा पापा किसी का पापा नहीं, क्या मतलब कहने का है भाई? कोई लॉजिक नहीं है ना। नहीं नहीं, हम घर में बोलेंगे इस बात को, हम हाँ, मोहल्ला में क्यों बोलना। तो अमन भैया, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें हम लोग तक पहुंचाई, जो कि बहुत सारे खुलासे किए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका ये पॉडकास्ट चैनल ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग शुक्रिया भैया, और दूर दूर तक लेके जाए, ताकि कल के डेट में ये भी हो कि हम लोग बोले कि हमारे हजारीबाग जिला के हैं चैनल वाले कहीं जाए तो। जी भैया, क्या होता है कि देखिए हम लोग में ये चीज होनी चाहिए कि जो लोग झारखंड के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। ताकि मान लीजिए नेम फेम आपका होगा तो उससे मेरा भी तो नेम फेम होगा ना। हाँ। कि हमारे गांव के लोग हैं, हमारे जिले के लोग हैं। आज कहते हैं ना, जब पढ़ाई करते थे बाहर में, उस समय झारखंड को बहुत लोग नहीं जानता था, नहीं बोलते झारखंड किधर, रांची किधर, बोले धौनी, बस। हाँ सही बात है, धौनी का ही, धौनी को ही याद रखते थे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि धौनी के नाम से झारखंड को जाना जाता है। आगे बढ़िए, आपका चैनल आगे बढ़े कि हम लोग भी इस बात को बोले कि फलना पॉडकास्ट वाला जो है हमारे जिला का है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो ये रहा हमारा आज का खास पॉडकास्ट अमन भाई के साथ। लाइक मारो अगर आपको अमन भाई की बात सही लगी हो, शेयर करो ताकि सभी लोगों को सच्चाई जान सके, और कमेंट करके बताओ अगला पॉडकास्ट किसके साथ करना चाहिए। आप कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।